उसको किया था। सारे लोग आ गए। एक मिनट देखो, लास्ट क्लास का मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स जो हैं लीच एटेरियर्स के, ये सारे मैंने सर रख दिए। आपने ये बोला था आप नेक्स्ट क्लास में समझाओगे, कि लास्ट क्लास में आपकी वॉइस जा रही थी सर, ये लास्ट पार्ट करते हुए आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में आप एक बार समझा दोगे। हाँ, लास्ट पार्ट का देखो। यस सर, ये इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यस सर। हाँ, तो दो तरीके से देखते हैं। पहला होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, कंटेनर जो है इसमें गैस तो पहले से थी इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, और जो प्रेशर पी है वो कांस्टेंट है। अब तुमने इसमें आउटसाइड से इसमें जो है इनर्ट गैस को ऐड किया। बताओ, अगर टोटल प्रेशर पी हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ इसके बाद की जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, पी इनर्ट गैस प्लस पी जो गैसेस एट इक्विलिब्रियम, और ये पूरा जो मिला के है वो अभी भी पी है। इसका मतलब इनर्ट गैस को यहाँ पे ऐड करने पे टोटल जो गैसेस एट इक्विलिब्रियम उनका प्रेशर डिक्रीज किया होगा, तभी तो टोटल वैल्यू अभी पी। एक रिएक्शन से तुमको दिखाता हूं मैं कैसे हो रहा है। मान लो ये अमोनिया बनाने की एक रिएक्शन लिखी मैंने, गैसियस फेज में है ये। अब देखना, मान लो जब हमने इनर्ट गैस को ऐड नहीं किया है, उस टाइम हम देख रहे हैं तो PN2 प्लस PH2 प्लस पी अमोनिया, मान लो दिया है हमारे पास 5 ATM। क्योंकि इनर्ट गैस को जब ऐड करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे, ये हमने पहला पॉइंट लिखा है, इसके अंदर बात कर रहे हैं। मान लो इनर्ट गैस ऐड किया, उसके बाद पी इनर्ट हो गया प्लस पी डैश N2, का प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा, पी डैश H2 प्लस पी डैश अमोनिया, ये मिला के भी कितना है 5 ATM। यहाँ पे जो ये इक्विलिब्रियम प्रेशर से इनकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो इनर्ट गैस के ऐड करने से गैसेस का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो प्रेशर अगर
हम कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। इनर्ट गैस के मिलाने से हम लोग इक्विलिब्रियम के जो गैसेस हैं उनका प्रेशर डिक्रीज करा रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बोलो। सर जिस डायरेक्शन में मोल्स किस ज्यादा डायरेक्शन में होंगे, जाएगी? जिसमें ज्यादा मोल्स होंगे सर। in which number of gaseous moles are more? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? सर बीच अभी में मैंने क्रैक यही हो गई। बोला है कि अच्छा बीच में क्रैक हो जाती है, ठीक है, सही हो जाएगी, थोड़ा देर रुक जाओ। पहले ये बताइए कि अगर मेरे पास गैसेस हैं इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैंने क्या किया, गैस का टोटल प्रेशर चेंज करा, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे जो इक्विलिब्रियम में गैसेस हैं इनका टोटल जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन वो डिक्रीज होगा इंक्रीज, तो वो देख के समझ में आ रहा है वो डिक्रीज होगा। और जैसे ही डिक्रीज होगा तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे लीचे टेलियर्स प्रिंसिपल का, कि ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। इसको भी नोट कर लो अगर जिसने पिछली क्लास में नहीं लिख पाया था। डन। ओके, दूसरा देखते हैं। if inert gas is added if inert gas is added at constant volume, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? इज देयर एनी इफेक्ट? नो सर। नो सर। on adding inert gas at constant volume, constant volume pressure inside container container in
हेलो। यस सर। हाँ देखो स्क्रीन दिख रही है। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जो उसका मीनिंग समझो, बट प्रेशर ऑफ गैसेस इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स, प्रेस क्या लिखा है, द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर डिक्रीज इंक्रीजेस। हाँ, तो यहाँ बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमने ऐड किया तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा, बट प्रेशर ऑफ गैसेस इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो है चेंज नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये कंटेनर था, इसके अंदर पहले जो है PN2 अब तुमने इसमें गैस को ऐड कर दिया, एंड जो P डैश है वो हो गया 6 ATM। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है अभी भी कितना है, 5 ATM। इनकी जो वैल्यूज हैं पार्शियल प्रेशर्स की वो चेंज नहीं हुई। इनर्ट गैस का जो खुद का है 1 ATM, इसको ऐड करने पे 5 + 1 डाल्टन के लॉ से P टोटल न्यू गैस इज P प्लस P नट, ये आ जाएगा PT प्लस नट। पहले थी 5 और P नट आ गया 1, तो टोटल। लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे था, जो इक्विलिब्रियम पे था उसकी कोई भी सर यहाँ आपकी पे वॉइस कट हो रही है बार वैल्यू। बार। अच्छा, वॉइस कट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आज? ओके, अभी सही कर देंगे। बहुत ज्यादा हो रहा है, मनीष बोल रहा है। क्यों मनीष, ज्यादा कट हो रही है क्या आज? सही हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, इट विल यस सर, अभी क्लियर आ रही है। बी गुड। सर एक बार ये वाला पार्ट थोड़ा सा रिपीट कर अच्छा, सकते हो, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट हो रही थी। हाँ इसको ये समझो कि इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इनर्ट गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं, उससे क्या मतलब है कि ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टोटल प्रेशर इनसाइड कंटेनर इंक्रीजेस, इनसाइड द कंटेनर इंक्रीजेस, है क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब तुमने जो है इस कंटेनर के अंदर अगर इनर्ट गैस डाली तो टोटल प्रेशर क्या होगा, डाल्टन के लॉ से। डाल्टन ने क्या बोला था, अगर इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो उनके प्रेशर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो जितना इनर्ट गैस तुमने ऐड किया उसका प्रेशर इंक्रीज करके तुम्हें शो होगा। पहले 5 ATM था, अब 6 ATM मेजर करने पे आएगा। लेकिन ये बताओ, जो गैसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये अमोनिया N2H2, इनका तो प्रेशर अभी भी कितना है, 5 ATM ही है, PT की वैल्यू तो यस चेंज नहीं सर। हुई। तो अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब जो KP की वैल्यू है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, बिकॉज इनके पार्शियल प्रेशर्स हमने चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और एक्चुअल में इसकी KP की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये तो कांस्टेंट है, बट ये QP में चेंज नहीं हो रही है।
रिएक्शन कॉशियंट और केपी की वैल्यू अभी भी सेम है, बिकॉज ये वैल्यूज कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही है, ना तो बैकवर्ड जा रही ना फॉरवर्ड, वो इक्विलिब्रियम पे ही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग द इनर्ट गैस ऑन द इक्विलिब्रियम। यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है लास्ट क्लास में बताई थी, इसको नोट करना है क्या? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ओके। डन, आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, ऋषिक। देखें, ये ली चिटेलियस प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, जो हमने यहाँ पढ़ा है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पे भी यूज करोगे आंसर इसका हमें से सही आएगा। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में भी हमने इसको यूज करके तुमको सिखा दिया है, एप्लीकेशंस भी बता दिए हैं कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो आई थिंक मोर देन एनफ हो चुका है फॉर द एनसीईआरटी। एक और सर लेकिन कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी का कोई टॉपिक बचा है तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर थोड़ा सा। हाँ, जैसे ये एक्सप्लेन करने के लिए ये टॉपिक बचाया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा? के इक्विलिब्रियम एंड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको कैसे लिखते हैं? जी से। तो याद रखें कि जो इक्विलिब्रियम होता है उस पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हमेशा जीरो होती है। फिर भी हम एक बार इसके लिए तुमको वांट ऑफ इक्वेशन बता रहे हैं। वी नो, थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता रहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रखा है।
तो अब हमने जो डेल्टा जी लिखा है ये चेंजिंग गिव्स एनर्जी है एट एनी कंडीशन। डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, और आर जो है ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और क्यू इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, एल एन इज द नेचुरल लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये समझ में आया? अगर इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और लॉग को हम लॉग बेस्टिन में ले आए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉग बेस्टिन हो जाएगा। अब देखना, हमेशा याद रखना कि एट इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन की रहती है। जैसे कोई भी हमारी रिएक्शन से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एट इक्विलिब्रियम ना तो प्रोसेस जो है। सर आपने ये क्या लिखी सेकंड स्टेटमेंट? हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट कहाँ से डिराइव की? सेकंड जो लिखी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 ए क्यू पर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगी नहीं सर, फिर सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ। ये वाला, इसके नीचे वाली। यस सर। ये तो एल एन को चेंज कर लिया ना। अगर ओके हमारे सर। पास लिखा है एल एन एक्स, इसको हम चेंज करना मैथमेटिक्स से जानते हैं, ठीक है। यस सर। अब सुनो इधर, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, और कंडीशन अगर कैसी है, रिवर्सिबल, तो गिब्स फिर एनर्जी में चेंज कितना होगा, जीरो। ये भी थर्मो में तुमको पता है ना। अगर प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, दैट इज प्रोसेस इज हैपनिंग एंड रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड, देन ये नेगेटिव होगा। और अगर प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रही है, दैट मीन रिएक्शन पीछे आएगी, दैट इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ये थर्मो में थोड़ा सा तुमको याद रखना है, अभी नहीं, अगर थर्मो में हुआ है तो आगे करा दिया जाएगा। अब याद रखें इधर कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, इस इक्वेशन में डाला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रिलेशन आएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। जेई मेंस तक में इस पे डायरेक्ट सवाल आता है हर साल। डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, -2.303 लॉग बेस्ड इन क्यू। बोर्ड्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड राइट द रिलेशन, या इस पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये एक सवाल है जो कि काफी ज्यादा रिपीटिंग नेचर का है। ये रिलेशन याद रखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस्ड इन क्यू। कर लोगे ये? क्वेश्चन लिख देता हूँ एक, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द चेंज ऑफ, सर थोड़ा ऊपर को देखो। अच्छा, ग्लूकोज इन glycolysis reaction is 13.8 किलोजूल पर मोल। तो फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। मान लो ये कोई रिएक्शन है जिसमें हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं, अभी इस पे आ जाएंगे, पहले ऊपर का नोट करो।
हाँ, विश्वजीत। तो ये नोट हो गया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने नीचे का। कैसे करोगे? बोलो बोलो। हाउ विल यू सॉल्व इट? भाई वैल्यू भी दी है, फॉर्मूला ही तो लगाना है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बोलो। देखें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है बच्चों यहाँ पे वो क्या है? फॉर्मूला। अच्छा, जब ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब Q जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम लिख लो। यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाती है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट हमें फाइंड करना है, और ये वैल्यू दी है किलो जूल पर मोल में, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। आर की वैल्यू कौन बताएगा कितनी होती है? 8.314। टेम्परेचर 298 केल्विन है, और के इक्विलिब्रियम ये पूछ रहा है, केसी की वैल्यू। और डेल्टा जी नॉट जो कितना है? 13.8 इंटू 10 टू पावर 3। तो देखो ये जूल्स में लिया है, इसलिए यहाँ पे भी जूल्स में करना है, क्योंकि यूनिट जो है दोनों की बराबर होनी चाहिए। डायमेंशंस जो दोनों की है वो सेम। यहां से सॉल्व करोगे तो के इक्विलिब्रियम हमारा आ जाएगा 3.8 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ एल एन के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हम लोग जो है इसको सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें एल एन के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कुछ हिंट दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग निकालना है तुमको। तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करोगे अगर, तो फाइनली लॉग टेबल देखना है। पर लॉग टेबल की जरूरत आजकल एग्जाम्स में पड़ती नहीं है, इसलिए वो लॉग टेबल नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना है, और वो बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, इसको, इसमें फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना है, बाकी तुम्हें सॉल्व करना है खुद से। एक फॉर्मूला लिखाया है, उसका यूज है। सर थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, डन सर। हाँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जो है इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन फेज में बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और आयंस जो है आपस में किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इफ जो इलेक्ट्रोलाइट है, या जो हमारे पास सॉल्यूशन में
सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं वो वीक हैं या उनका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तब की बात है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके की हम लोग ने चीजें पढ़नी है, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख लो, इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेज इन, सीधे देखो, इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन between ions is called ionic equilibrium। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखो समझ में आ जाएगा। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है, वीक, वीक एसिड है, सबको पता है। एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक, 100% आयनाइज नहीं होता है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है और ये थोड़ा सा डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, एसीटेट आयन और प्लस H प्लस। तो यहाँ एक्वस है क्योंकि पानी में पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन में पड़ा है, इसलिए ए क्यू वर्ड आएगा, क्या आएगा, ए क्यू, यहाँ पे लिख देंगे इसका सबस्क्रिप्ट। क्योंकि ये पानी में पड़ा हुआ है इसलिए एक्वस सॉल्यूशन है। तो देखें एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ और उसके अंदर क्या हुआ, एसीटेट आयन और H प्लस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, आयंस के बीच इक्विलिब्रियम है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम। इतना सिंपल सी बात है ये। अब हम देखेंगे जनरली इसको पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स पता करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे केमिकल substances, chemical substances which can conduct electricity, which can conduct electricity in solutions are called electrolytes, are called electrolytes। तो जो इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लो कुछ, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। HCl हो गया, NaOH हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, एटसेट्रा। ये देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी में जैसे ही डाला तो फ्री आयंस में कन्वर्ट हो गए। भाई HCl को पानी में डाला तो टूट के H प्लस Cl माइनस बना लिया। अब सॉल्यूशन में क्या है, ये फ्री आयंस है, सॉल्यूशन में क्या है, आयंस, आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, है ना, जिसके अंदर एबिलिटी हो। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सॉल्ट्स, जितने भी टाइप के सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl हो गया, पानी में जैसे ही डालोगे इसको तो क्या होगा, आयंस में ब्रेक कर जाएगा, तो सॉल्यूशन फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या फिर वीक एसिड्स और वीक बेस, इन पे फोकस हमारा ज्यादा है क्योंकि इसके बीच क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। इसमें भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH, ये देखो इसमें COH माइनस में जा रहा है, यहाँ पे equilibrium, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका डिसोसिएशन जो वो है वो कैसा है, पार्शियल डिसोसिएशन है, पार्शियल आयनाइजेशन है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कितने टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तो कंप्लीटली टूट जाते हैं, हाँ, कुछ ऐसे हैं जो, क्या बोल रहे हैं बच्चे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे करके नाम अलग अलग है।
पहला लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो जो पानी में जाने पे डिसोसिएट ही नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या याद रखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये इसमें स्ट्रॉन्ग में आएंगे। दूसरा क्या आएगा? ऑल सॉल्ट्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट sparingly soluble salts, for example PbI2, है ना, सॉलिड, CaSO4, ये सॉल्ट कम है, लेकिन चूंकि ये अगर इनका 10 ग्राम डाला तो सबका सब डिजॉल्व नहीं होगा, जितना डिजॉल्व होगा और जो बचेगा उनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलिस्ट होगा। इसलिए इनको इनको छोड़ के बाकी सारे सॉल्ट्स, है ना, सारे सॉल्ट्स, हम NaCl ले लो, NH4Cl ले लो, Na2SO4, है ना, FeCl3, AlCl3, सारे के सारे जो सॉल्ट्स होते हैं पानी में जानने पे क्या होते हैं? टूट जाते हैं 100%। इनका आयनाइजेशन कितना होता है? इनका आयनाइजेशन होता है 100%, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कितना? 100% आयनाइजेशन। जैसे अगर हमने H2SO4 पानी में डाला, क्या देगा? और SO4 2- देगा। ठीक है, अगर हमने H3PO4 पानी में डाला तो क्या देगा? तो ये डिसोसिएशन कैसा हो रहा है? 100%। इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मान के बात कर रहे हैं। एक्चुअली H3PO4 के बारे में आगे और भी कहानियां पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में 3 हाइड्रोजन है तो डिसोसिएशन कैसे होता है। नॉर्मली मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है ना, इसके ऊपर अब बात भी आगे करेंगे। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से वाले होंगे? विच डिसोसिएट्स पार्शियली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन ज्यादा कंडक्ट नहीं करते, थोड़ी सी कम कंडक्ट करते हैं, थोड़ी सी कम कंडक्ट करते, लो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, विच डिसोसिएट्स सुनो, which dissociates वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? वीक एसिड्स, वीक बेसिस, WbWa का मतलब क्या है? वीक एसिड वीक बेस। जैसे अपना हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। ये जब तोड़ेंगे ना तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नोट किया? बचा है इसमें क्या? क्या ये स्ट्रॉन्ग लिखा है?
डिस्कनेक्ट हो गया था क्या दोबारा? क्योंकि मैं दोबारा से आ गया हूँ। अच्छा, ये आपके अपने नोट में हो गया वॉइस है ना? कट हो रही है। हाँ जी। अच्छा, वॉइस भी कट हो रही है क्या? एक मिनट रुको। वॉइस क्यों कट हो रही है? Which do not ionize in solution. In solution. For example, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स आ जाएंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जो कि डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, जैसे फास्फोरस है, CCl4 है, बेंजीन है, प्लास्टिक्स है, सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये बच्चों जो है आयंस नहीं देते हैं, और जो आयंस नहीं देता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। के अंदर तो मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या चाहिए? फ्री आयंस अगर हमारे पास हैं, दैट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट पे। इस पे आते हैं। किसी को कुछ नोट करना है ऊपर तो बताएगा मुझे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एसिड कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड का जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है, जो वाटर में जाने पे H+ देता है, दैट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। जनरल जो है वो यही बोलते हैं कि एसिड वही होता है जो वाटर में जाने पे H+ देता है। जो एसिड्स होते हैं, अगर इनके हम लोग टेस्ट की बात करें तो इनका जो है सॉल्ट टेस्ट होता है, बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। और सॉल्ट तो सॉल्ट ही होते ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो एसिड्स होते हैं ये लिटमस पेपर में जो है कलर चेंज कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो रेड हो जाता है ना सर? जाएगा, और जो बेसिस होंगे ये रेड कलर के लिटमस को रेड लिटमस ब्लू। ब्लू कर देंगे, रेड को ब्लू, है ना। तो ये कुछ कुछ हमें इंफॉर्मेशन इनिशियली रहती है लिटमस के बारे में, टेस्ट के बारे में, है ना, वाटर में जाने पे H+ देने के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो एसिड्स तो हमारे सामने बहुत सारे होते हैं। हम लोग जितने भी फ्रूट्स देखते हैं जो हमारे पास साइट्रस होते हैं तो उसके अंदर मिलता है। बेसिस जो होते हैं ये अपना बेकिंग सोडा हो गया, या फिर हमारा जो है बेकिंग सोडा तो मान लो चलो एक सॉल्ट है, बट बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर है। उसके अलावा जो ड्रेन क्लीनर होते हैं, NaOH यूज करते हैं, कॉस्टिक यूज, टूथपेस्ट सर। टूथपेस्ट। तो जहाँ जहाँ पे पीएच जो है हमारा 7 से ज्यादा है वहाँ बेसिक कैरेक्टर। एक्चुअल में बेस जैसे हमने देखना है तो ड्रेन क्लीनर जो है उसमें बेस रहता है, NaOH रहता है। तो ये सारी चीजें।
सॉल्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, टेबल सॉल्ट हमारे पास है, नमक जो है हम यूज करते हैं, और बाकी बहुत जगहों पे हम लोग सॉल्ट की बातें करते हैं। बट अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें जो है दूसरे तरीके से देखना है कि एसिड्स के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्या जरूरी है कि H+ दे तभी एसिड होगा? ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले लिखेंगे एसिड्स क्या होते हैं आर्हीनियस के हिसाब से। तो लिखेंगे एसिड्स आर substances that dissociates in water, dissociates in water to give ion, to give H+ ion। फॉर एग्जाम्पल आर्हेनियस के हिसाब से पानी में ही काम होना चाहिए हमेशा, तो एक्वा सी लेना पड़ेगा। ये वाटर में गया, इसने H और Cl- दिया, क्योंकि H+ दे रहा है इसलिए HCl क्या हो जाएगा, आर्हेनियस एसिड। फिर आर्हेनियस ने बताया बेस क्या होते हैं। आर्हेनियस ने बोला कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस, बेसिस आर द सब्सटेंसेस which give OH-, OH- का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन on dissociation in water, on dissociation in water। पानी में जाने पे ये OH- देता है बच्चों, जैसे हमारा की NaOH कॉस्टिक, ये जो हमारे पास लिखा है NaOH, इस पानी में डालने पे क्या जाएगा, Na+ और OH-। ठीक है। पोटास इसका नाम है। ये पानी में जाने क्या देगा, K+, और क्या देगा, या हमारे पास वीक भी है तब भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, NH4+ और OH-। समझ रहे हो कि नहीं? तो पानी में जाने पे अगर OH- दे रहा है तो हमारा बेस तो पक्का है, नो डाउट। नो डाउट कि वो बेस होगा। नो डाउट कि वो एक बेस होगा। सर एसिड्स का क्या बोल रहे हो? सर ऊपर का काम। बोलो बोलो। आर्हेनियस को थोड़ा समझ लो, आर्हेनियस के बारे में जान लो। आर्हेनियस कौन है? डन और नो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये आर्हेनियस का आप एक कॉन्सेप्ट एक था। बार वो वापस दिखाएंगे? हाँ,
थैंक यू सर। ओके, अब देखें, बात सुने मेरी। तो सिंपल सी बात है कि जो H प्लस है वो एसिड से आ रहा है, OH माइनस जो है वो बेसिस से आ रहा है। वाटर के अंदर आर्हेनियस ने को डिफाइन कर दिया, पानी में डालने पे क्या होगा। ठीक है, मान लिया कि ये बात सही है। अच्छा, एक चीज याद रखना, आरएनएस का कॉन्सेप्ट से होता क्या है। H प्लस जब पानी में जाता है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करता है, अपने साथ ऐड कर लेता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तो HO और इस पे प्लस आ जाएगा। अब इसके पास 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, या सिर्फ पिरामिडल लिखो, पिरामिडल से पिरामिड बन जाएगा। लेकिन क्या है कि जो H3O प्लस है, सिर्फ एक ही वाटर नहीं, इसके अंदर और भी जो है हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते चले जाते हैं। अब हमारे पास H3O प्लस है, अगर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम पढ़ोगे आगे चल के, तो इसके अंदर अगर दो H2 मॉलिक्यूल्स पहले से आपस में कनेक्टेड हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो H4O2 ऐसे आएगा, और उसमें H प्लस लगाओ तो क्या आएगा, H5O2 प्लस। अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो H6O3 रहेगा, H7O2 प्लस। ऐसे ही अगर 4 रहें, जो कि हमेशा होते हैं, H4H2O का 4 गुना कितना होगा, H8O4, क्या आएगा, H9O4 प्लस, फिर जो H9O4। आपने इसके ऊपर लिखा है H6O3 प्लस H प्लस, वो H7O3 प्लस होगा ना? हाँ, तो बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में समझ में आएगा कि एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 4 एक साथ जुड़े रहते हैं। कितने जुड़े रहते हैं एक साथ, 4 4। सर। हाँ, यहाँ पे 4 जो है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड। ये एक वाटर है, और इसके साथ में यहाँ पे एक रहेगा, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और फिर एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये ऐसे जो है H4H8O4 बनता है। H2O के 4 गुना है ना, H8O4। अब H प्लस जब इससे कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, H9O4 प्लस, H9O4 प्लस। गॉट इट। आगे बढ़ा दें, हो गया। आगे चलते हैं। सुनो, दूसरा कॉन्सेप्ट है
ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी, ये साइंटिस्ट का नाम है। एक का नाम है ब्रॉनस्टेड और दूसरे का नाम है क्या, लॉरी। ये कॉन्सेप्ट क्या है एसिड बेस का? देखो ब्रॉनस्टेड जो थे, इन्होंने भी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे की बात करी। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ पानी के अंदर समझा पा रहा है डिसोसिएशन होने पे। उसका सिंपल कहना है H प्लस और OH माइनस के हिसाब से। बट क्या आर्हीनियस इसके करेक्टर को एक्सप्लेन कर पाएगा NH3 को अगर ऐसे लिखा है? बताओ ये बेस है या बेस और नॉट? तो आर्हीनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें H प्लस और OH माइनस कुछ दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, बेस है। अमोनिया क्या होता है, बेसिक करेक्टर का जो सब्सटेंस है। तो ब्राउनस्टेड ने क्या बोला इसके लिए, ब्रॉडर थ्योरी दे दी। उन्होंने लिखा एसिड क्या होता है, तो लिखेंगे एसिड इज द सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस लिख सकते हो, दैट गिव्स H प्लस आयन। और बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस which accept या which can accept H प्लस आयन। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर। इसको क्या बोलते हैं, H प्लस क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। इसको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड जो बेस होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। गॉट इट? बोलो। आप एग्जांपल में सुनना, अगर एक साथ हम देखें, अमोनिया है और पानी में पड़ा हुआ है, ये पानी में बजाते एक्वस बन जाएगा और पानी तो खुद ही पानी है तो ये लिक्विड लिखा जाएगा। अब ये जो रिएक्शन करते हैं इसमें इक्विलिब्रियम तो आता ही है, इसको दिखा देते हैं क्योंकि रियलिटी में इक्विलिब्रियम है। बट ब्रॉनस्टेड के हिसाब से देखो तो H2O और अमोनिया के रिएक्शन में H2O क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है। H प्लस अमोनिया ले लेगा, NH4 प्लस बनाएगा। इसको ये क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है और खुद जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OH माइनस। क्योंकि ये पानी में पड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्वस। तो NH3 जो है वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है कि माइनस दे रहा है H प्लस दे रहा है क्या, बट चूंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए ये क्या है, बेस। और ये जो है वो क्या है, एसिड। तो याद रखें कि जब कभी भी बेस में H प्लस ऐड है इसको बोलते हैं कंजुगेट, क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। और कभी किसी भी एसिड से जब H प्लस निकाल लेते हैं जो सब्सटेंस बनता है इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। मतलब जो एसिड होता है उसका जो कंजुगेट है, एसिड का जो कंजुगेट है वो क्या होता है, बेस। और बेस का जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है, एसिड। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, सिंपल है। आर्हेनियस ने बोला था H प्लस देने वाले को और OH माइनस देने वाले को, बट ब्रॉनस्टेड ने उसका थोड़ा सा आगे कर दिया, थोड़ा सा उसके आगे चले गए और NH3 प्लस H2O की बात करने लगे। NH3 प्लस H2O और भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल नहीं है सिर्फ। HCl,
HCl अगर हमारे पास है और साथ में H2O है, अब देखना H2O जो यहाँ है वो HCl के रिस्पेक्ट में कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन H प्लस क्या करेगा, H2O के लोन पेयर को यूज करेगा, इसको H प्लस देगा। अब इसको H प्लस डोनेट किया जाएगा क्योंकि HCl H प्लस डोनेट कर रहा है, एसिड बनेगा। तो H2O की खासियत क्या हुई, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ H2O, इट कैन आल्सो एक्सेप्ट प्लस, प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। तो H2O can donate as well as accept proton. Hence, it is called, क्या बोलते हैं इसको, एम्फीटिक, एम्फीप्रोटिक। एसिड जैसा भी काम करता, बेस जैसा भी काम करता। नोट करें जल्दी से। सर प्लीज थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके, हाँ सर हो गया लिख के। ये है ब्रॉन। क्या क्या बचा है अभी क्या इस चैप्टर में, और क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं? यही है आयनिक लास्ट टॉपिक, लंबा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत कुछ है। आयनिक वेरी ब्रॉड टॉपिक, इसमें है, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। एक्चुअल में जेई में ये एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही टॉपिक है, तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए इसमें। सर ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट तो उसमें सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बॉन्डिंग बॉन्ड हो गया, ये सर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आयनिक से मिला रहे। एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे बड़ा चैप्टर मान सकते हैं इसको, यस सबसे बड़ा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर मिला दिए हैं। डन सर हो आपने वो गया। नाम क्या लिखा है, हेंस इट इज कॉल्ड एम्फी, आगे क्या लिखा है उसके सर? डैश लगाया, एम्फीप्रोटिक। प्रोटिक, ओके सर। एक साथ लिख सकते हो, एम्फीप्रोटिक। ठीक है, रिमेनिंग है क्या? एनीवन? भाई दिखा ऊपर, क्या अभी दिखाया तो था। हो गया। नंबर 30 तो कौन है, वो है लुईस एसिड कॉन्सेप्ट। ये तुमको मैं थोड़ा सा बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। लुईस एसिड एंड बेसिस, कोई बताएगा क्या होता है लुईस एसिड और बेस? एक्चुअल में अभी भी जो थ्योरीज मिली थी, ब्रॉनस्टेड मिली हो या आर्रेनियस मिली हो, उससे काम पूरा नहीं हो रहा था भाई।
जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड आए उन्होंने अमोनिया के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनके बारे में नहीं बता पाते थे। जैसे कोई पूछ दे अगर तुमसे कि बताओ अमोनिया क्या है, एसिड है कि बेस, फिर कोई पूछ दे और BH3 क्या है, एसिड के बेस, फिर और क्वेश्चन कर दिया जाए, बताओ CH3+ क्या है, एसिड की बेस, H+ क्या है, एसिड की बेस। तो लुईस ने एक नया कॉन्सेप्ट बताया और उसके थ्रू एसिड बेसिस की बात करी गई। तो लिखेंगे लुईस एसिड क्या होते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, which can accept a electron। तो लिखेंगे species which can accept electron pairs are called Lewis acid। तो एक ब्रॉडर टर्म में लिख दे रहा हूं कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल वाले, BeH2, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल जिनके पास भी होगा सारे बन जाएंगे हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया जा सकता है। SiCl4 इसके पास D ब्लॉक है, D ऑर्बिटल है वैकेंट। PCl3 वैकेंट D ऑर्बिटल। सबके पास है कि नहीं। दूसरा जो तरीका है वो इसमें क्या हो सकते हैं, कैटायंस। कैटायंस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डिफिशियंसी, उनके भी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, वैकेंट प्लस H3+। ठीक है, तो मेन जो ब्रॉडर है वो यही होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स अगर हैं उनके पास तो ये काम करेंगे। फिर आता है लुईस बेस। क्या होता है लुईस बेस बताओ। विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या आएगा एग्जाम्पल में बताओ। जिनके पास लोन पेयर एक्चुअल में दिख जाए, अमोनिया, PH3, H2O, H2O तो ले ही लिया है, इटसेट्रा करके लिख सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं जिनके अंदर लोन पेयर हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, लोन पेयर देखना है। तो विच कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, या कोई एनायन हो, कोई एनायन हो जैसे F-, इसके पास बहुत सारे लोन पेयर्स होंगे। ये सारे क्या कर सकते हैं हमारे, H- हो, ये भी काम करेंगे। OH- ले लो। समझ में आया। लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। डन। कोई लिख रहा है। Yes, sir. हो गया।
Done, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर कैसे आयनाइज होता है, एक्चुअल रीजन समझो उसका। और इस प्लस यूनिट का OH माइनस बनाया तो सर आपकी वॉइस कट हो रही है। वाटर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस, नाउ इट्स क्लियर। ये सर क्या है? अच्छा बताओ, जब H2O, अभी आवाज आनी चाहिए ना, H2O ने H2O को दे दिया H+, तो ये एम्फी प्रोटिक था, बहुत अच्छी बात है। सर आपकी यहाँ वॉइस पे गई हुई देख थी रहे हैं हम तब से सर, कुछ आयनाइजेशन ऑफ समझ वाटर। नहीं आया। हाँ, यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है, इसका मतलब क्या है? वाटर का आयनाइज होना, वाटर का आयंस में कन्वर्ट होना। अच्छा, H2O कैसा है, याद है? एम्फी और आगे प्रोटिक। H2O H+ डोनेट कर सकता है और H2O H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो देखें इस रिएक्शन में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमने ये देखा कि H2O ने H+ इसको डोनेट कर दिया, इससे क्या हुआ, एक तो OH- में कन्वर्ट हुआ है H+ में। इस तरीके से वाटर जो हम लोग पीते हैं, जो वाटर हमारे आसपास होता है, वो आयनाइज्ड फॉर्म नहीं होता है, वो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसके अंदर OH- भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े बहुत H3+, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, इसलिए पीएच क्या होता है इसका, न्यूट्रल होता है। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितना OH- का concentration है, that is, water Sir, ion your voice is बताया, cracking again. it's tracking. Okay, to do something now. अच्छा, अभी So we can't understand what you're trying to say. अभी आवाज कैसी आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, तो अगर क्लियर है तो एक बार जो है एम्फी प्रोटिक वाला बताओ, समझ में आ गया? एम्फी प्रोटिक कहने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट on dissociation water will give what? OH- and H+.
मीन्स जो वाटर है ये H+ भी देता है, OH- भी देता है। दैट मीन्स जो वाटर है ये न्यूट्रल ही रहेगा। कैसा रहेगा ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो ये मैंने लिखा दिया है कि हमने लिखाया क्या, H+ इज इक्वल टू OH-। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं, दैट इज आल्सो करेक्ट। ये फॉर्म भी आल्सो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है और वाटर को हमने डिसोसिएट करना है, आयनाइज करना है, तो ये H+ और OH- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का आयनाइज होना। तो इसके दो फॉर्म लिखने के होते हैं बच्चे। पहला फॉर्म होता है कि हम ऊपर वाली रिएक्शन को लिखें, दिस रिएक्शन नंबर ए, और वी कैन ऑल्सो राइट एज इक्वेशन नंबर बी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पानी जो है ये डिसोसिएट होता है H+ में और OH- में। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब आगे बात करते हैं। नाउ वी नो दैट अगर कोई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है तो क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा? के इक्विलिब्रियम H+ का कंसंट्रेशन, OH- का कंसंट्रेशन, H2O का कंसंट्रेशन। क्योंकि जो H2O है ये लिक्विड है, खुद क्या है ये अपना प्योर लिक्विड। और अगर कोई प्योर लिक्विड होता है तो बताओ उसका एक्टिव मास कितना लेते हो? व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड? 1। इसलिए हम के इक्विलिब्रियम लिख देंगे, कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इंटू H+। अगर हम इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको Kc भी लिख सकते हैं, है ना। और फॉर वाटर Kc इज इक्वल टू Kw। और Kw की वैल्यू कितनी आई, बोलो? H+ इंटू OH-। और याद रखना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड Kw इजकल टू 10⁻⁻14। तो जिनको जिनको वॉइस क्लियर नहीं है उनको नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करूंगा मैं, ये यहाँ से रिपीट कर देंगे, ठीक है। सर आयन, इसको और कितने लेक्चर्स लगेंगे चैप्टर कंप्लीट करने में? ये बहुत एक इसमें अंदर टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या अभी है। पहला जो टॉपिक है वो है वीक एसिड वाला। पोस्ट वॉल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पे पूछा जाएगा, पोस्ट वॉल्ट लॉ। देन आपका जो है H+ कैलकुलेट करना, पीएच निकालना, पीओएच निकालना। देन जो हमारे पास तीसरा आएगा वो बफर आएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो हमारा KSP आएगा। तो मिनिमम जो है इसके अंदर 4 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। समझ गए? ये मान के चलो। ये सब इस चैप्टर का पार्ट है? हाँ, सिविल चैप्टर का पार्ट है। ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड का एग्जाम होता नहीं है 11th में तुम लोग का, अब है ना, कभी होता था। अभी क्या है कि कॉलेज एग्जाम्स में डेफिनेशंस थोड़ी छोटी आएंगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट
जेई में जब इसको पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसको नोट कर लें, और कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। बट सर हमारा ऐसे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर एग्जाम से पहले। हाँ, तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ना। नहीं सर, रिड्यूस सिलेबस की भी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जितना हम लोग का हो पाएगा हम लोग पाएंगे। ठीक है, 22 को एग्जाम है ना तुम्हारा। यस सर। सर थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा तुम लोग ज्यादा समझो, जल्दी जल्दी समझो, एक बार में समझना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा पेस बन सकता है, जल्दी हो सकती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट न्यू है, तुमने पहली बार ही पढ़ रहे हो, बट कुछ याद भी कर लो उसमें, जो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद करो। क्यों? क्योंकि जेई के टाइम पे रिपीट किया जाएगा। सबने नोट कर लिया ये? नोट करो जल्दी से। कुछ कुछ नया नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि अगर इक्विलिब्रियम ये बन रहा है तो इसके लिए के डब्ल्यू लिखो। के डब्ल्यू इज द डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बी लिखिए जो यहाँ पे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है रिएक्शन नंबर बी का। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो मुझे पता है कि के डब्ल्यू क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन अपॉन H2। फिर बोलोगे कि सर H2 लिक्विड है, प्योर लिक्विड का होता है 1, वैल्यू 1 पुट कर दी बच्चों, क्या डब्ल्यू आ गया H प्लस इंटू OH माइनस। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नोट चाहिए क्या इसकी किसी को? नहीं वन? हाँ सर चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट में लिंक शेयर करूंगा। ओके सर। इसके बाद क्लास है क्या, दूसरे लेक्चर कोई है? यस सर। यस सर।